देखो, वास्तु के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये वास्तु कोई विद्या नहीं है, पर विद्या से भी ऊपर है, साइंस है ये। देखो, हमारी कहावत भी है राजस्थानी में, नज़र लगने से तो भी पत्थर टूट जाता है। जैसे मान लो कोई के टाइम में मृत पक्षी दब गया हो वहाँ या कोई समाधि हो अंदर, तो वो वहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जो शास्त्रों में लिखा गया है हमारे, वो साइंस के अनुसार ही उन चीजों को मैनेज करके लिखा गया है। हमारे शरीर में भी 5 तत्व होते हैं, प्रकृति में भी वही 5 तत्व होते हैं, उनको बैलेंस करना ही वास्तु है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए पॉडकास्ट के अंदर। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमने आज के पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो ना केवल रियल एस्टेट की जानकारी रखता है, बल्कि वो ऐसी ऐसी जानकारी अपने को शेयर करेंगे कि कैसे आपकी दुकानदारी चलेगी, कैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, कैसे आपकी कमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए। यानी कि आज हमने वास्तु गुरु को बुलाया है। चलिए स्वागत करते हैं वास्तु गुरु मिस्टर राजेश जी का। स्वागत है राजेश जी सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राम भगत जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और इस पॉडकास्ट में आप पधारे। सर प्लीज आपके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के लिए हो जाए। मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी है और मैं काफ़ी लंबे टाइम से वास्तु का काम कर रहा हूँ। मैंने पहले रेजिडेंशियल वास्तु किए, फिर धीरे-धीरे कमर्शियल वास्तु भी हमने स्टार्ट किया। हर जगह हमने अलग-अलग परिस्थितियों में भी रिज़ल्ट निकाल के दिए हर कस्टमर को, बिना तोड़-फोड़ के, वास्तु करके भी। और हर क्लाइंट हमारा आज जैसा खुश होना चाहिए, उससे भी कई गुना अधिक खुश है वो। और मैं 2015-16 से ही वास्तु के फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ। आज लगभग 10 से 11 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। कई बार दुकान अच्छी चलती है और चलते चलते अचानक काम रुक जाता है, तो क्या ये वास्तु दोष के कारण होता है या फिर दुकान को कोई नजर लग जाती है? देखो, वास्तु के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये वास्तु कोई विद्या नहीं है, पर विद्या से भी ऊपर है, साइंस है ये, एक तरह से साइंस है। कई बार हमारी दुकान बहुत ही अच्छी चलती है, तो हमें मज़ा आने लगता है। फिर हम उसमें ही कुछ और चेंजेज़ करके, जैसे कलर चेंज कर दिया या सामान को इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट कर दिया। उसी में ही हमारी वास्तु की जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो डल होने लग जाती है और दुकान धीरे-धीरे डल होने लग जाती है। ये नज़र दोष भी मान सकते हैं और उसको वास्तु सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कई बार हम देखते हैं दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है, चलते-चलते हमें अच्छा प्रॉफ़िट होने लग जाता है और उसके बाद में हम उसमें चेंजेज़ करने की सोचते हैं और कुछ चेंजेज़ करते हैं। जैसे ही कुछ चेंजेज़ किया, वो दुकान हमारी बिल्कुल धीरे-धीरे डल होने लग जाती है। तो वो एक हमने वास्तु की पॉजिटिव एनर्जी को छेड़ के उसको नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसको हम वास्तु दोष भी कहते हैं और नज़र लगना भी कह सकते हैं। अगर आपने कुछ भी छेड़-छाड़ नहीं की होगी उस एनर्जी के साथ, तो आपकी जो दुकान है ना, वो हमेशा ऊपर ही चलेगी। एम ना ही उसको दोष लगेगा और ना ही वो डाउन होगी। अगर दुकान की एनर्जी के बारे में, दुकान की जो एनर्जी है और हमें दुकान को और भी एक्सटेंड करना है, तो किसी वास्तुविद से सलाह लेकर उसमें नए-नए इंटीरियर और कुछ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको आगे बढ़ाना ही हमारे लिए शुभ कार्य रहेगा। तो ये जो नजर लगना है, क्या ये कुछ तांत्रिक विद्या होती है या फिर ये सारा कुछ एनर्जी का खेल होता है? देखो, हमारी कहावत भी है राजस्थानी में, नज़र लगने से तो भी पत्थर टूट जाता है। तो कई बार नज़र का भी दोष रहता है। उस नज़र के दोष के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं। हमेशा चीज़ एक जैसी नहीं चलती। आजकल जेलसी भी बहुत होती है लोगों में, तो वो जेलसी भी हमें खाती है। उसी को नज़र दोष बोलते हैं हम। तो जैसे अपन कई सारी बिल्डिंग्स में या घरों में या बिल्डिंगों में जब नई बनती है उसमें देखते हैं, तो वो बाहर एक राक्षस की फोटो टाइप लटका देते हैं, या फिर राजस्थान के अंदर बात करूँ तो एक काली मटकी लगा देते हैं। तो इससे कोई इम्पैक्ट आ पाता है? बिल्कुल, ये टोटके हैं, जो तांत्रिक टोटके बोलते हैं। पर इनसे कुछ ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता।
जो वो लगाते हैं, वो पूरी एनर्जी ही शिफ्ट करनी पड़ती है उसकी। तो एनर्जी को कैसे शिफ्ट करेंगे? एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए या तो उसमें कुछ चेंजेज़ करने पड़ेंगे दुकान में, या अपनी जो बिल्डिंग है, उस एनर्जी को शिफ्ट करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद में वो हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकती है। तो एनर्जी को अगर शिफ्ट करवाएँ तो क्या किसी वास्तुविज्ञ को बुलाएँ या किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा? नहीं, नहीं देखो मैं वास्तुविद होकर किसी तांत्रिक के लिए नहीं कह सकता। तां तंत्र विद्या भी एक अलग विद्या है, लोग बाग उसमें भी प्रयोग करते हैं, पर मैं हमेशा इसके अगेंस्ट ही रहा हूँ। हमें ओनली प्रकृति के साथ ही काम करना चाहिए। तो प्रकृति के अंदर तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सारी एनर्जी पॉजिटिव होती है। जैसे बोलते हैं कि अगर आसमान खुला है कहीं पर भी तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो कई बार ऐसे देखते हैं कि ओपन लैंड है उसमें भी कैसे कई लोग कहते हैं ये नेगेटिव एनर्जी है। तो ये कैसे क्रिएट हो जाती है नेगेटिव एनर्जी? देखो जैसे ही हम लैंड देखते हैं ना, तो हमें तो पता नहीं, एक सपाट लैंड दिखती है। हुँ। जैसे लैंड के नीचे क्या दबा हुआ है, हुँ, हुँ। जैसे मान लो कोई मर्द, पहले के टाइम में मर्द पक्षी दब गया हो वहाँ, या कोई समाधि हो अंदर, या फिर मर्द पशु अगर लैंड में है, तो वो वहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। ओके। उसको हमें, जैसे नेगेटिव एनर्जी को, जहाँ नेगेटिव एनर्जी लगती है तो उसको वहाँ से खुदवा के उस मिट्टी को, या क्योंकि वो तो मिट्टी बन चुकी होगी, हुँ। तो वो मिट्टी भी पड़ी-पड़ी नेगेटिव एनर्जी देती है। वहाँ से उस मिट्टी को निकलवाओ और उसको दूर फेंक के वहाँ पॉजिटिव मिट्टी डलवाने से वो लैंड ओनली पॉजिटिव वे में काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार हमारे कई प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। हुँ, हुँ। प्रोजेक्ट बहुत ही फास्टली स्टार्ट होता है, लेकिन कई कारणों से वो प्रोजेक्ट रुक जाता है। तो उसमें नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो जैसे कई बार कुछ इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह बनती है, इंडस्ट्री की लैंड भी बहुत महँगी ली है और इंडस्ट्री का काम है वो आधे लेवल तक चला जाता है, उसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट हो जाता है और उसके बाद वो प्रोजेक्ट रुक जाता है, तो क्या इसमें भी कुछ नेगेटिव एनर्जी वग़ैरह का रोल होता है या फिर जो बिज़नेस ओनर है उसकी मर्ज़ी से ऐसा होता है? देखिए राम भक्त जी, उसमें ऐसा है, जैसे लैंड हमने परचेज़ कर ली, उस पे कंस्ट्रक्शन भी होना स्टार्ट हो गया और आधी लैंड बन भी गई। उसके बाद में क्या है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, पहले जहाँ पड़ा था, हमने दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया, या वहाँ पर लाकर और भी कोई बड़ी भारी मशीनरी हमने रख दी, तो वो काम धीरे-धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ की निश्चित जगह है, उस चीज़ को प्रकृति में निश्चित जगह रखनी होती है। जैसे भारी सामान साउथ वेस्ट में हम रखें या रॉ मटेरियल साउथ वेस्ट में रखें, तो उस बिल्डिंग का बहुत फास्टली काम चलेगा। और वही रॉ मटेरियल या कोई चीज़ है, भारी भरकम, वो हमने नॉर्थ ईस्ट में रख दी ना, तो उस बिल्डिंग का काम बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। वहाँ से ठेकेदार भाग जाएगा, मालिक को वैसा कोई चीज़ मिल नहीं पाएगी जो उस बिल्डिंग को बिल्कुल दोबारा से रिस्ट्रक्चर करवा सके। अच्छा, तो इसका मतलब कहाँ पर क्या होना चाहिए, ये भी वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है? बहुत, एक छोटी-सी सुई से लेकर एक बहुत बड़े पत्थर या अपन जो भी रॉ मटेरियल है कुछ भी, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। हर चीज़ की एक निश्चित जगह होती है, वो निश्चित जगह हमने उसके रख दिया ना, तो वहाँ से वो हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट क्रिएट करके देने लग जाती है वो। तो फिर जो बिज़नेस ओनर होता है या जो दुकान का मालिक होता है, उसको किस दिशा में बैठना चाहिए और किस तरफ पीठ करके बैठना चाहिए, ताकि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल बना रहे उस इंडस्ट्री पे या उस ऑफ़िस पे या उस फैक्ट्री पे? देखो, हर जगह के लिए, हर बिज़नेस के लिए अलग-अलग जगह निश्चित होती है। अगर हम कोई दुकान कर रहे हैं, तो बाय द वे छोटी-सी चीज़ होगी, उसमें नॉर्थ में मुँह करो, साउथ में अपनी फीट हो और वहाँ से काम स्टार्ट करो, तो वो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली चलने लग जाएगा और आप लाभ भी कमाओगे उससे। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो वेस्ट में हमें बैठना चाहिए, वेस्ट में ऑफ़िस बनानी चाहिए और नॉर्थ फेसिंग करके बैठना चाहिए, तो पूरा कंट्रोल हमारा उस पूरी इंडस्ट्री पे रहेगा। अच्छा, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना चाहिए बॉस को। बिल्कुल। कई बार अपने को सुनने को ये भी मिलता है तिजोरी या गल्ला जो है वो भी नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर ये भी आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है?
देखो, हर चीज़ साइंस पे डिपेंड करती है। मेरी वास्तुविद्या भी साइंस पे डिपेंड करती है। जो तिजोरी का कांसेप्ट है, वो एक साइंसली भी देखें और आध्यात्मिक भी देखें ना, दोनों ही चीज़ें हमें प्रूफ होती है। आध्यात्मिक में यह है कि जो नॉर्थ के लिए बोलते हैं हम, नॉर्थ में मुँह होना चाहिए तिजोरी का। नॉर्थ एक दिशा होती है कुबेर देवता की। हुँ। जैसा आपका दरवाज़ा, कुबेर देवता हमें क्या देता है? सुख, समृद्धि और पैसा लगातार बढ़ता रहना। नॉर्थ में दरवाज़ा होगा उसका, तो कुबेर देवता का वास हमेशा उसमें रहेगा। साइंस के लिए हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड दक्षिण से उत्तर की तरफ रहता है, हुँ। तो वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है कि जो पॉजिटिव ऊर्जा नॉर्थ से साउथ की तरफ वेव करती है, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा उस तिजोरी में भरे और उसमें हमेशा सुख समृद्धि और पैसा, जवाहरात जो भी आप रखना चाहते हो वो बढ़ता जाए। ये 2 कांसेप्ट है इसकी। तो इसका मतलब वास्तु के अंदर आपने साइंस को भी ऐड कर दिया है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और है, ये सारी चीज़ें तो साइंस का पार्ट है? देखो, वास्तु साइंस ही है। जो शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे पुराने जो भी शास्त्र हैं, उनमें लिखा गया है, वो साइंस के अनुसार ही उन चीज़ों को मैनेज करके लिखा गया है। सब चीज़ पंचतत्व की थ्योरी पे काम करती है। हमारे शरीर में भी 5 तत्व होते हैं, प्रकृति में भी वही 5 तत्व होते हैं, उनको बैलेंस करना ही वास्तु है। हर बिल्डिंग में या शरीर में या किसी भी छोटी से छोटी पूरी पूरे ब्रह्मांड में या पूरी पृथ्वी में अगर पंचतत्व बैलेंस नहीं हुए ना, तो कुछ ना कुछ आपदाएँ आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो वास्तु एक्चुअल में है क्या? कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ? क्या ये अपने धर्म ग्रंथों से आया है या फिर ये आज के टाइम में क्योंकि अभी इतना सुनने को मिल रहा है इसके बारे में? देखो, वास्तु इंडिया की ही देन है। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने रिसर्च करके कुछ ताड़पत्रियाँ लिखी, कुछ ग्रंथ लिखे, उनको हमने सहेजा। फिर बाद में धीरे-धीरे ये सबको पता था, राजा-महाराजाओं को भी था कि वास्तु से हम वो चीज़ पा सकते हैं जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे हमारे जयपुर का भी जो पुराना चारदीवारी है, 7 गेट लगे हुए हैं, वो पूरे वास्तु से बने हुए हैं। आमेर किला पूरा वास्तु से बना हुआ है। उसके नीचे नॉर्थ ईस्ट में जो झील है, वो भी पूरी क्रिएट करके वास्तु से ही बनाई थी पहले। और आज जयपुर का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उस वास्तु की विद्या के कारण ही, पिंक सिटी के नाम से। तो वास्तु शुरू से आदिकाल से ही चला आ रहा है, जिसको साइंस भी मान सकते हैं हम। बिल्कुल साइंस के अकॉर्डिंग ये काम करता है। अच्छा, वास्तु साइंस के अकॉर्डिंग करता है, कैसे? साइंस ही वास्तु है, साइंस ही वास्तु है। साइंस में जैसे हमारे पहले बुजुर्ग होते थे, ध्रुव तारा देख के कुछ भी नींव डालना मकान की या जो भी बनाते थे, वो नॉर्थ इंडिकेट करके बनाते थे। हुँ। तो वो साइंस के द्वारा ही उसका जन्म हुआ। साइंस जैसे पंचतत्व की थ्योरी है अपनी, हुँ। रंगों की थ्योरी है, 5 तत्व अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, उसी से मिलके बनी है। तो साइंस से ही उदय इसका वास्तु का हुआ है। जितने भी विद्याएँ बनी हैं, वो प्रकृति से ही बनी है, हुँ, हुँ। प्राकृतिक से ही। और प्राकृतिक ही साइंस है। कुछ भी उसके केमिकल आप रिएक्शन चेंज करोगे तो वो चेंज होगा ही होगा। तो वास्तु में भी हम कुछ चेंज करते हैं ना, तो वो चेंज होता ही होता है। उसमें चेंजेज़ आते ही आते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट उसमें आते ही आते हैं। तो कई बार देखने को ये मिलता है कि जैसे बॉस ने जैसे कई बार ये टेबल को इधर से दूसरी साइड में खिसका के बैठ जाते हैं या टेबल का मूवमेंट कुछ अलग कर देते हैं, तो कुछ अलग घटने लगता है, तो इसके अंदर भी कुछ वास्तु का इम्पैक्ट आता है? क्योंकि उसका केबिन तो वही सेम है, केबिन में भी क्या पर्टिकुलर जगह पे बैठना ही ज़रूरी है? जी, बिल्कुल। केबिन में भी एक पर्टिकुलर जगह रहती है। जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट में बैठ गए साउथ की तरफ देख के, तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हम सोचते ही रह जाएँगे। और वही हम साउथ वेस्ट में नॉर्थ की तरफ करके बैठे, तो हमें रिज़ल्ट 100% मिलना ही मिलना है। क्योंकि
उसका साइंटिफिक रीज़न ये है, हमने साउथ को भारी कर दिया और वहाँ हम बैठने लग गए, तो वहाँ पे एक दबाव बना, भारी चीज़ का दबाव बना, तो वहाँ से हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जब तक रिज़ल्ट नहीं मिलता तो चीज़ों को छेड़-छेड़ के या इसको इधर से उधर करके हम रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं, जहाँ हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो। अच्छा, तो फिर इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि बॉस के जो के बॉस का जो केबिन होता है, उसका नंबर भी कुछ पर्टिकुलर होना चाहिए जिससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले? तो क्या नंबर होना चाहिए? जी, बिल्कुल, एक तो वास्तु से उसका केबिन बन गया और पर्टिकुलर उन्हें जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नंबर मिल गया, तो सोने पे सुहागा है। तो कैसे देखेंगे कि कौन-सा नंबर बॉस के लिए रखना चाहिए, कौन-सा अकाउंट्स के लिए रखना चाहिए, कौन-सा सीए के लिए रखना चाहिए, कौन-सा स्टाफ के लिए रखना चाहिए? देखो, इसमें नंबर्स की बात करें ना तो हम डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनके नंबर्स चेक कर सकते हैं और वास्तु में हर जगह के लिए, हर काम के लिए अलग-अलग जगह होती है। जैसे अकाउंट्स के लिए हमें साउथ ईस्ट में बैठना चाहिए। अकाउंट्स पूरा जो मैनेज करे वो साउथ ईस्ट में बैठे, तो वो पूरा उसी पे एक आपको जो मनी का फ्लो है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होता है, तो वो मनी का फ्लो बना रहता है। बॉस का होता है साउथ वेस्ट में, अगर बॉस बैठता है, तो पूरी उस जो वहाँ की जो फैक्ट्री है या कॉमर्शियल पैलेस है या घर है, तो वहाँ का वो उसका आधिपत्य रहता है। उसके चीज़ें कंट्रोल में रहता कंट्रोल में रहती है और मैक्सिमम बेनिफिट लेना हो तो हमें बड़ी लैंड हो या बड़ी फैक्ट्री हो, कुछ बड़ा हो, तो वेस्ट में हम ऑफ़िस बना के उसके साउथ वेस्ट में हम ना चैम्बर बना सकते हैं। तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो स्टाफ होता है या जो कर्मचारी रहती है, उनके अंदर आपस में अनबन रहती है और लड़ाई-झगड़ा चलता रहता है और कई बार ये भी होता है कि स्टाफ है वो ज़्यादा टिकता नहीं है, बार-बार छोड़ के चला जाता है, जैसे ही कोई आए ट्रेंड करें, छोड़ के चला जाता है, तो उसमें भी कोई वास्तु का रोल रहता है या नंबरिंग का रोल रहता है? उनको कैसे अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ जिससे मैक्सिमम बेनिफिट निकल पाए? वास्तु में सबसे बड़ा चीज़ें होती है जगह का। अगर हर चीज़ परफेक्ट जगह बनी हुई हो, जैसे आपका ट्रेनिंग सेंटर अच्छी जगह बना हुआ हो और वास्तु में जहाँ आपके कर्मचारी हैं, वो उनकी बैठी सिटिंग अच्छी पॉजिटिव जगह हो, तो आपका जो पूरा स्टाफ है, वो आपको कमा के देना हमेशा चाहेगा और कमा के भी देगा वो आपको, हमेशा कमा के देगा वो आपको। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर भी वास्तु को प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए? देखो, वास्तु एक ऐसी एनर्जी है जिसको हमने यूज़ कर लिया, तो रंक से राजा भी बन सकता है और कभी ये है ना कि अपन को नेगेटिव भी ले गई, तो राजा से रंक भी बन सकता है। इसके कई उदाहरण हैं, आप पूरे इंडिया में देखो आप। पूरे इंडिया में कि पूरे विश्व में देखो। आज व्हाइट हाउस, अमेरिका का व्हाइट हाउस पूरे विश्व पे राज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका वास्तु बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। उसका वास्तु पूरा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो पूरे विश्व पे राज कर रहा है। कैसे भी कर रहा है वो, साम, दाम, दंड, भेद, लेकिन पूरे विश्व पे राज कर रहा है। उसका कलर देखो व्हाइट, हुँ। हमेशा एक ही कलर में। तो बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग वो हॉर्सेस की फोटो लगाते हैं, 7 हॉर्सेस की, तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट आता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, उस चीज़ का भी इम्पैक्ट आता है। वो भी एक पर्टिकुलर वास्तु में उस वो एक एक रेमेडी है, वो भी एक पर्टिकुलर जगह लगनी चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर जगह लगी और उस कलर शेड की लगी, तब तो वो काम करेगी। नहीं, वो अगर गलत ज़ोन में लग गई, तो वो आपके लिए नेगेटिव रिज़ल्ट क्रिएट करके देगी। तो कौन से लोकेशन पे लगनी चाहिए और क्या कलर शेड होना चाहिए उसमें? देख, वो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए। जैसे नॉर्थ में नीले घोड़े की हम लगा सकते हैं, तो हमें हमेशा अपॉर्च्युनिटी आती रहे और पश्चिम दिशा में व्हाइट हॉर्स की लगा सकते हैं, तो वहाँ से हमें बचत और गेन्स हमेशा हमारी बनी रहे। जैसी हम चीज़ें चाहते हैं ना, तो उसी के अनुसार रेमेडी करते हैं। अच्छा, ये भी रहता है कि भई कहाँ पर या किस कलर शेड की हो तो कौन-सी बिल्कुल, दिशा में बिल्कुल। लगाएँ, ये भी अलग-अलग रहता है।
कई बार अपने को ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके लोगो के अंदर ये कलर ऐड कर लो या ऐसा डिजाइन ऐड कर लो। तो क्या लोगो का भी फर्क पड़ता है कि भी कोई कंपनी का लोगो कैसे कलर का होगा तो वो ज्यादा ग्रोथ करेगा, और अगर वैसा नहीं हुआ तो वो ग्रोथ कम कर पाएगा, या कई बार वो डूब भी जाता है बिजनेस? देखो, सबसे बड़ा रोल कंपनी को तरक्की पे ले जाने का लोगो का ही रहता है। एक लोगो आइडेंटिटी देता है उस बिज़नेस की कि वो क्या बिज़नेस कर रहा है और वो लोगो कैसा बना हुआ है। जैसे आप देखो एफबी का लोगो नीले कलर में ही मिलेगा। ज़्यादातर लोगो हमें नीले कलर में मिलेगा। नीला कलर क्या है? जल तत्व है। जल तत्व हमेशा बहता रहता है, बहता रहता है। उसकी फ्रीक्वेंसी है बहना, तो वो ऊर्जा को शिफ्ट करता रहता है। आज 100 बड़ी से बड़ी कंपनियों के लोगो आप उठा के देखो, सबके लोगो आपको या तो ब्लू कलर में मिलेंगे या उनमें हल्का रेड कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर ये आपको मिलेगा। तो लोगों में ही नहीं, ये कलर जो है हमारी पूरी ज़िंदगी पे भी इम्पैक्ट करता है। अच्छा। तो लोगो हमेशा ही किसी एक्सपर्ट से बनवाना चाहिए, जो आपका बिज़नेस हो, उस अकॉर्डिंग वो आपको लोगो बना के दे। विजिटिंग कार्ड जब डिजाइन करते हैं तो उसमें भी क्या कुछ कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना चाहिए, और लोगो कौन सी लोकेशन पे लगाना चाहिए ये भी ध्यान रखना चाहिए? देखो, बिज़नेस कार्ड अपना जो भी बनता है, उसे हमें हमेशा लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू कलर रखना चाहिए। वो हमें हमेशा ग्रोथ देता है, ग्रीन और ब्लू। और लोगो जो है उसके जैसे उसका कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर में लोगो लगाना चाहिए, जहाँ से हमें उसको आगे बढ़ा सके। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर कैसे डिसाइड करेंगे भी कौन सा कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट है, कौन सा क्या, क्योंकि लोगो पे तो कैसे पॉसिबल है? जैसे हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, उसके राइट साइड का अपर कॉर्नर में हम हमारा लोगो लगा सकते हैं। अच्छा, राइट साइड के अपर कॉर्नर पे अगर लोगो लगाएंगे तो वो बेनिफिशियल रहता है। कई बेनिफिशियल। बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं कि मिड में भी लोगो लगता है। हाँ, मिड में भी लोगो लग सकता है, वो भी हमारे लिए अच्छा ही पॉजिटिव काम करके देता है। मिड मतलब हो गया हमारा सेंटर, सेंटर से ही ऊर्जा क्रिएट होती है, तो वो सेंटर से अप रहेगा, तो वो भी हमें रिजल्ट अच्छा क्रिएट कर देगा। पर राइट साइड कॉर्नर में लगने वाला लोगो आपको अधिक बेनिफिट देके जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में लगा दिया तो उससे क्या नेगेटिविटी आएगी? वो उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी हमने छेड़ दी, उसका फ्रीक्वेंसी ही हमने उल्टा कर दिया, तो वो हमें उल्टा ही रिजल्ट देगा। मतलब आपकी ग्रोथ और उसमें इम्पैक्ट करता है। करेगा 100% करेगा। कई बार अपने को देखते ये भी देखने को मिला है कि जो भारी सामान होता है वो हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखते हैं। उसको अगर उत्तर पूर्व में रख दें तो कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो इसका क्या साइंस है? देखो, इसका कहते हैं वास्तु पुरुष का सिर होता है नॉर्थ ईस्ट में और पैर होते हैं उसके साउथ वेस्ट में। कंसेप्ट यही आया कि हमारा साउथ वेस्ट में भारी सामान रखना या उसको ऊँचा करना, वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि हमारा वज़न जो भी जितना भी वज़न है वो पैरों पे होना हमें दुखदाई नहीं होगा। और जैसे ही हम उस वज़न को सिर पे रखेंगे, किसी भी चीज़ पे, तो सिर पे रखेंगे तो वो हमें दुःख क्रिएट करके देगा। इसीलिए कई बार हमें कई कंपनियाँ डूब जाती है, कई बिज़नेस बंद हो जाते हैं, भारी मशीनरी को या कोई रॉ मटेरियल जो भारी हो, उसको नॉर्थ ईस्ट में डालने से। धीरे-धीरे कंपनियाँ का लॉस बढ़ता जाता है। क्योंकि जो सोचने-समझने की जो शक्ति होती है, नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। हमें जितना भी हल्का छोड़ना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट को हल्का छोड़ना चाहिए और साउथ वेस्ट को हमेशा भारी रखना चाहिए। ये हर रूम के भी लिए भी है, हर रेज़िडेंशियल के लिए भी है और हर उस बड़ी से बड़ी फैक्ट्री के लिए भी है, जो हमें हमारा व्यापार करके देती है। कई व्यापारी होते हैं वो कर्ज के जाल में बहुत फंसे रहते हैं, तो उनकी फैक्ट्री में या उनके ऑफिस में कौन सी एक चीज है जिसको सुधार दें तो वो उस सारे जी जंजाल से बाहर निकल सकते हैं? देखो, कर्ज कारक क्या होता है, जब भी फैक्ट्री लॉस में जाती है, तो या तो उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर
डिस्टरबेंस होगा या साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट डिस्टरबेंस है तो वो कर्जा में जाएगी जाएगी। साउथ वेस्ट डिस्टरबेंस कैसे देख सकते हैं? साउथ की पूरी लाइन में या तो कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा या गहरा गड्ढा होगा, तो वहाँ से वो नेगेटिव रिजल्ट हमें क्रिएट करके देगा, लॉस देता जाएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उस पूरी इंडस्ट्रीज़ के साउथ साउथ से लेकर वेस्ट तक कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। साउथ से वेस्ट तक कोई गड्ढा नहीं होना। कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर कोई गड्ढा है तो उसको फिल करवाओ और उसको नॉर्थ से लेके ईस्ट तक वो जो गड्ढा है वो खुदवाने से ही अपना जो कर्ज कारक है वो वापस सरप्लस में आना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि जो ऑफिस का सर्वर रूम है या जो बिजली के कंट्रोल वाले जो चीजें हैं वो जो बिजली कंट्रोल वाली चीजें हैं वो साउथ ईस्ट के अंदर होनी चाहिए। क्या इसमें भी अग्नि तत्व का प्रभाव रहता है कि उसको साउथ ईस्ट में रखें? अगर ये वहां नहीं हो तो क्या नुकसान हो सकता है? देखो, बिजली का काम क्या है? अग्नि। जी। बिजली रिप्रेजेंट करती है आग को, और सर्वर रूम भी क्या करता है? एनर्जी को शिफ्ट करने का काम करता है। कोई सा भी सर्वर रूम हो, चाहे कंप्यूटर का सर्वर रूम लें अपन या पावर हाउस का सर्वर रूम लें, तो और अग्नि की कहाँ से स्टार्ट होगी? साउथ ईस्ट से अग्नि स्टार्ट होकर साउथ तक अग्नि जाएगी। उसमें जो अग्नि का सामान है, जैसे अपना ट्रांसफार्मर हुआ या अपने सर्वर रूम हुआ, तो हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करके देगा। उसी की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ जल तत्व है। जल तत्व है, अपने माइंड का स्थान है सोचने समझने का, तो उसमें वो आग लगा देगा। आग और पानी के बनेगी नहीं कभी भी, तो वो एनर्जी शिफ्ट होते ही वो हमें गलत इम्पैक्ट देती है। हर एनर्जी के लिए हर जगह निश्चित होती है प्रकृति में। उस एनर्जी को उस जगह उसकी फ्रीक्वेंसी बिठा दो, तो वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी। जैसे मान लीजिए 5G की एनर्जी हमारे मोबाइल में आती है। उस एनर्जी को पर्टिकुलर होगा, कोई ना कोई वर्ड दिया होगा उसको 5.5। जब तक हमने ट्यून नहीं किया होगा अपने मोबाइल को उस पे, तो वो एनर्जी मैच ही नहीं करेगी। 5G की एनर्जी पूरे सराउंडिंग में रहेगी। चाहे जैसे हमने ट्यून कर दिया, तो वो एनर्जी हमारे लिए काम करने लग जाएगी। तो इसीलिए हर जगह की एनर्जी अलग-अलग कार्य के लिए होती है। उसको उस जगह की एनर्जी दे दी ना हमने, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करके देगी। ऑफिस का जो एंट्रेंस है या जो रिसेप्शन एरिया है वो कैसा होना चाहिए, यानी किस तरह से डिजाइन होना चाहिए? और दूसरा, क्या बहुत सारे लोगों को अपन ने देखा है कि उसके अंदर एक्वेरियम वगैरह रखते हैं, तो क्या एक्वेरियम रखना ठीक है या नहीं है? देखो, एक्वेरियम है फेंग शुई, चाइनीज फेंग शुई जो विद्या है उसका एक पार्ट है। वैसे कभी भी एक्वेरियम घर में नहीं रखना चाहिए, ना ही ऑफिस में रखना चाहिए। उसके पीछे बड़ा लॉजिक है। पर आज के समय में इसको क्या एक फैशन बना दिया। अगर एक्वेरियम भी रखना है तो हमें एक पर्टिकुलर स्थान होता है, जो चाहे घर में रखें या ऑफिस में रखें। ईस्ट साउथ ईस्ट में एक एक्वेरियम रख सकते हो, जहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करके देगी जो उसमें मछली है। अब मछली कहाँ रहती है? तालाब में। वो जो जल तत्व, वो तो कहीं भी घूमती रहती है। हाँ, नहीं तो उसका रिप्रेजेंट कोई भी चीज हमें दिखती है ना, BMW हुई, मर्सिडीज हुई, फॉर्च्यूनर हुई, वो हमें एक अलग फील देती है। जैसे मछली कहाँ रहती है? तालाब में। एक पानी में रहेगी वो। हाँ। और पानी है नॉर्थ में, तो उसको नॉर्थ में भी हम रख सकते हैं। नॉर्थ में NNW में जो अट्रैक्शन के जोन होता है उसमें रख सकते हैं, तो वो हमारे लिए वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करके देगी। और मेरा तो मानना है कि एक्वेरियम घर में रखना ही नहीं चाहिए। नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। उसके पीछे जितना वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम सोचते हैं ना, तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती। वो हमें एक जगह लाकर स्टेबल कर देती है, संतुष्टि का भाव देती है हमेशा वो हमें। और अगर किसी भी
व्यक्ति में संतुष्टि का भाव आ गया ना, तो वो आगे कार्य करना ही नहीं चाहेगा। उसी में संतुष्ट होना रहना सीख जाएगा। इसलिए एक्वेरियम हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसके जगह आप तुलसी का पौधा रखिए और कोई चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें रखिए, वो आपके लिए पॉजिटिव काम करेगी। तो ऑफिस वगैरह में भी क्या तुलसी का पौधा रखना फायदेमंद है? क्योंकि जी, ज्यादातर लोग तो इसको घरों में ही रखते हैं। जी बिल्कुल, एक ऐसा ही एक यही पौधा है जो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर से निकाल के देता है। तुलसी एक ऐसा ही पौधा है, वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव माँ का काम करता है, आशीर्वाद देना। माँ का क्या काम होता है? आशीर्वाद देना। तो तुलसी को भी हम तुलसी माँ बोलते हैं। तो वो हमेशा आपको अच्छा पॉजिटिव आशीर्वाद ही देती है। तो कई जगह पे अपन देखते हैं कि तुलसी के पौधे हैं वो नहीं उग पाते हैं या वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसे एरिया के अंदर एनर्जी का प्रभाव कुछ होता है या कुछ और रीजन होता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा राम भगत जी। ये जहाँ एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, तो वहाँ तुलसी लग ही नहीं पाएगी। और उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी ना, तो तुलसी लग तो जाएगी लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो आप इसको एनर्जी के तौर पे भी रख के देख सकते हैं कि आपके घर की एनर्जी कैसी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा रखने के बाद में वो लगातार ग्रोथ कर रहा है ना, तो आप उसके घर का हर सदस्य ग्रोथ कर रहा है। और वही तुलसी का पौधा अगर सूख गया, तो आपके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो ये तो एक साइन हो गया एक तरह से कि अगर आपको एनर्जी चेक करनी है तो वहां पे तुलसी के पौधे से भी अपन चेक कर सकते हैं। क्या कुछ और तरीके भी है जहां से अपन एनर्जी चेक कर सके कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एनर्जी चेक करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे डाउजिंग मेथड हो गया, एल-रोड हो गई या डाउज़र हो गया या फिर जैसे शगुन हो गया। जैसे हम घर से निकलते हैं, तो हमें कोई पॉजिटिव चीज़ मिल जाए, जैसे गौ माता मिल जाए बच्चे को दूध पिलाती हुई, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। आप जहाँ जा रहे हैं, वहाँ आपका काम बनेगा ही बनेगा। और अपना स्वर विज्ञान हो गया एनर्जी चेक करने के लिए, बहुत से मेथड हैं। पानी से भी एनर्जी चेक की जा सकती है। तो हर चीज़ से हम एनर्जी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, वो चेक करने वाला जो एक्सपर्ट होना चाहिए, उस विद्या को लेकर। मतलब घर का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, वो विद्या का अगर कोई एक्सपर्ट है तो ही वो चेक हो पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर अपन को हायर करना ही पड़ता है हमेशा। तो आप भी कुछ एनर्जी चेक करने के लिए किसी को भी बुलाइए जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। नए जो स्टार्टअप्स हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो नए स्टार्टअप्स के लिए या जो दुकानदारों के लिए आपकी तरफ से 3 ऐसी क्या वास्तु टिप्स रहेंगी अगर वो उनको लागू करें तो उनका बिज़नेस 100% ग्रोथ करेगा ही करेगा? जैसे भी कोई भी नया स्टार्टअप हो या कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहता हो, तो सबसे पहले तो मैं यही राय देना चाहता हूँ, जब भी वो ऑफ़िस बनाए या कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट करे जहाँ से वो उस स्टार्टअप की शुरुआत कर रहा है, तो उसको एक तो वास्तु फ्रेंडली बनाए। सबसे पहली तो वास्तु फ्रेंडली। अगर वास्तु फ्रेंडली नहीं भी बन पा रहा है, तो उसकी एंट्रेंस अच्छी हो, दूसरी टिप्स है ये। और तीसरी टिप ये है कि हमेशा अपनी ऑफ़िस साउथ वेस्ट में बनाए और बॉस चेयर नॉर्थ की तरफ मुँह करके हो हमेशा। ये 3 टिप्स फ़ॉलो करने से ही आपके जो नए आइडियाज़ हैं, वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राजेश जी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास भी इस तरीके का नॉलेज है जिससे दूसरों का भला हो सके, इसके अंदर हो सकता है आपको रियल एस्टेट का नॉलेज हो या वास्तु का नॉलेज हो या एस्ट्रो का नॉलेज हो, जिसकी वजह से आप लोगों की ग्रोथ में भागीदार बन सके, तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो कमेंट में अपना नंबर पिन कीजिए या फिर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपके भी नॉलेज को लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।